Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this video we are about to finish the miscellaneous exercise from the chapter conic sections. So let's begin with our first question. If a parabolic reflector क्या होते हैं? जैसे आपने गाड़ियों की हेडलाइट्स में देखा होगा, हेडलाइट्स की जो शेप होती है ऐसे पैराबोलिक सी होती है, तो वो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है एक तरह से. If a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter, for example, ये एक अगर पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, इसका ये जो डायामीटर है ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड 5 सेंटीमीटर डीप, यानी ये यहां से लेके यहां तक का ये जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है. देन फाइंड द फोकस. आपको फोकस फाइंड करना है इसकी, यानी कि फोकल लेंथ फाइंड करनी है कितनी होगी. ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो वर्टेक्स है यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पास कर देता हूं. आपको जरूरी नहीं है इस तरफ को बनाना है, आप ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर अप साइड भी बना सकते हो, नीचे की तरफ भी बना सकते हो, लेफ्ट में भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कहीं से भी कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा. नाउ इन दिस इक्वेशन वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए. ये पैराबोला की इक्वेशन निकाल के इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी. अब वो कैसे फाइंड करनी है बेटा, हमें ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 और 5 इसका यूज करेंगे. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसे मैं ए मान लेता हूं, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, जितना ये है, यानी कि 5. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 5 हो जाएगा, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये यहां से लेके यहां तक, ये टोटल अगर 20 है तो ये हाफ जो है वो 10 होगा. तो इस तरह से मुझे एक पॉइंट पता चल गया है जो इस पैराबोला पे लाई करता है. अब जिस तरह की मैंने पैराबोला की शेप बनाई है उस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है. लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. मैंने क्योंकि राइट साइड की तरफ ओपन किया पैराबोला तो इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अगर ऊपर की तरफ कर देते तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लेते. तो करना इसी तरह से है, किसी भी तरफ आप इसको ओपन कर सकते हो पैराबोला को. अब मैं इसमें ये पॉइंट्स पुट कर दूंगा क्योंकि पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है. सिंस इट passes through 5, 10, तो दैट मीन्स मैं x की प्लेस पे 5 और y की प्लेस पे 10 डाल दूंगा. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a5, तो ये 20 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा. तो a की वैल्यू आ जाएगी 100/20, दैट विल बी 5. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकस है वो 5 सेंटीमीटर पे है. ऑलराइट, तो 5 सेंटीमीटर यानी यहीं पे इसका फोकस आएगा. तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक आर्क है जो कि पैराबोला की शेप में है जिसका एक्सिस वर्टिकल है. ठीक है, और हमें दे रखा है कि जो आर्क है वो 10 सेंटीमीटर हाई है और 5 मीटर वाइड है बेस पे. तो उसका बेस जो है वो 5 मीटर वाइड है, तो इसलिए मैं आर्क को इस तरह से लेने वाला हूं. ये आर्क है जिसका बेस जो है वो 5 मीटर वाइड है, राइट, और जो 10 मीटर हाई है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस है ये 10 मीटर हो जाएगा. हाउ वाइड इज इट? 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. आपसे पूछा जा रहा है इसके वर्टेक्स से जब हम 2 मीटर नीचे आएंगे, 2 मीटर नीचे आएंगे, उस वक्त ये जो विड्थ होगी, ये विड्थ कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है. तो अब ये कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसके वर्टेक्स के थ्रू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पास कर देता हूं पहले तो. ठीक है, ये पास कर दूंगा और पहले ट्राई टू फाइंड आउट कि इज देयर एनी पॉइंट जिसके ऊपर से आप जानते हैं ये पैराबोला पास हो रहा है. यस, देयर इज अ पॉइंट. ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर मैं ए मान लूं तो इसका ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये 5 का हाफ हो जाएगा, यानी 2.5, और इसका y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -10, नीचे की तरफ है. तो ठीक है, तो पहले मैं इक्वेशन को लेट कर लूंगा. लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, नीचे की तरफ अलाइंड है और इसका ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, तो इसलिए इसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. तो सिंस इट पासेस थ्रू, हमें मालूम है एक पॉइंट ए जिसके ऊपर से पास हो रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट ये है 2.5, -10. तो मैं यहां पे पुट कर रहा हूं x की प्लेस पे 2.5 डाल रहा हूं, -4ay, y की प्लेस में -10. ये सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 6.25 और ये बन जाएगा 40a,
यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 6.25 अपॉन 40। तो अब मेरे पास a की वैल्यू है। a की वैल्यू होने से क्या फायदा होगा, अब मैं अगर a की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए इंटू वाई। तो ये 4 से 40 कट जाएगा, तो 10 को आप इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू -6.25y। ये अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला मेरे पास आ चुकी है। अब हमारे से पूछा था कि इसके वर्टेक्स से 2 मीटर दूर जाके इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी। तो ये जो 2 मीटर दूर का डिस्टेंस है ये एक्चुअली वाई एक्सिस पे है। तो यानी कि मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझे नहीं मालूम, जबकि वाई कोऑर्डिनेट मालूम है -2 है। ठीक है ना, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट -2 है। तो मैं वाई कोऑर्डिनेट की प्लेस पे अगर -2 डाल दूं तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं पुट करूंगा एक्स वाई की प्लेस पे -2। सो इफ आई पुट y इज इक्वल टू -2, व्हाट डू वी गेट, 10x स्क्वायर इज इक्वल टू -6.25 इंटू -2, जो कि ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 12.50। अब अगर मैं 10 को ये नीचे रूट में डिवाइड में ले जाऊं तो ये आ जाएगा 1.25। अब 1.25 आ गया तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी √1.25। अब 1.25 जो है ये आपका सॉल्व करके बन जाएगा 125/100, और 125 जो है वो एक्चुअल में 5√5 होता है, और नीचे 10 आ जाएगा, तो बेसिकली √5/2, √5/2 आने वाला है। ठीक है, तो मुझे अब इसका x कोऑर्डिनेट पता चल गया है, x कोऑर्डिनेट है √5/2। अब फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मुझे ये डिस्टेंस पता है √5/2, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल विल बी डबल ऑफ इट। सो देयरफॉर जो हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि रिक्वायर्ड विड्थ कितनी होगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स, दैट विल बी डबल ऑफ दिस। तो 2 × 5/2, तो इसका आंसर आ जाएगा √5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अगर आप √5 की वैल्यू डाल सको अप्रोक्सीमेटली 2.23 सेंटीमीटर, तो ये हमें पता चल गया। यानी कि इसके वर्टेक्स से अगर 2 मीटर दूर आएंगे तो आर्क की जो विड्थ होगी वो 2.23 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप चाहो तो √5 पे भी इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इक्वेशन अपनी मर्जी से लेट करनी होती है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे कैलकुलेशंस करनी होंगी। तो चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now in this question, very interesting question. The cable of a uniformly suspension bridge hangs in the form of a parabola. The roadway, which is horizontal and 10 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of a supporting wire 18 meter from the middle. अब इसका क्या मतलब है बेटा, ये एक आपने देखा होगा जो वैलीज होती हैं, वैलीज में बीच में एक ब्रिज बनाए जाते हैं, कई हैंगिंग रोड्स भी होती हैं। ठीक है ना, तो ये एक हैंगिंग रोड है जो कि 10 मीटर वाइड, 100 मीटर वाइड है। 100 मीटर वाइड एक हैंगिंग रोड है। ठीक है, अब ये हैंग किससे कर रही है, एक सपोर्ट वायर। ठीक है, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली सस्पेंशन ब्रिज, तो एक केबल है वो किस फॉर्म में है, पैराबोला की फॉर्म में। तो केबल कुछ इस तरह से होगी, जैसे ये इस टाइप की केबल है, और इस केबल से ये सपोर्ट वायर्स लगा रखी है इस तरह से, बहुत सारी सपोर्ट वायर्स। आपने इस तरह के ब्रिजेस शायद देखे हो कभी। ठीक है, तो ये सपोर्ट वायर्स है, ये सब की सब। ये टोटल रोड, ये रोड है यहां से लेके यहां तक, ये 100 मीटर वाइड रोड है। ये केबल है और इस केबल से ये एक तरह से हैंग कर रही है ये पूरी रोड। ठीक है, जो सबसे लंबी वायर जो है सपोर्ट वायर वो 30 मीटर लॉन्ग है, तो आप जानते हो ये 30 मीटर होगा। ठीक है ना, और आप ये भी जानते हैं सबसे शॉर्टेस्ट जो वायर है वो 6 मीटर है। सबसे शॉर्टेस्ट वायर तो बिल्कुल मिडल में ही होगी, यहां से लेके यहां तक, तो ये 6 मीटर हो जाएगा। ऑलराइट, अब आपसे पूछा है कि मिडल से 18 मीटर दूर, मिडल से 18 मीटर दूर, जैसे मे बी यहां तक
18 मीटर दूर जो वायर आएगी उस वायर की लेंथ कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, मैं ये इरेज कर रहा हूं पूरा क्योंकि आई नीड स्पेस टू राइट, काफी ज्यादा स्पेस यहां पे जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक जो वायर है ये एक पैराबोला की फॉर्म में है, इसका वर्टेक्स ये रहा, तो इस वर्टेक्स के थ्रू हर क्वेश्चन की तरह मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पास कर देता हूं। ठीक है, अब ये ऊपर वाली साइड पे बनने वाला पैराबोला है, सो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हर क्वेश्चन की तरह यहां पे भी मुझे एक पॉइंट चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट बताऊं, और वो पॉइंट ये होगा a। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट होगा 50, क्योंकि पूरी रोड 100 मीटर वाइड है, तो x कोऑर्डिनेट होगा 50। और इसका y कोऑर्डिनेट बेटा ये वर्टेक्स है, ये देखिए जो टोटल है वो 30 है, उसमें से ये इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दो विच इज 6, तो 30 में से 6 माइनस करेंगे, बाकी का ये जो बचा है ये होगा y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना है, यानी 24। कैसे आया, 30 में से 6 माइनस करके। तो सिंस हम जान चुके हैं कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है 50, 24, तो मैं x और y की जगह पे ये पुट कर दूंगा। तो x की प्लेस पे 50 डाल रहे हैं और y की प्लेस पे 24, तो 24 इंटू 4 96, और ये बनता है 2500, और ये 96 आ जाएगा डिवाइड में, ये वैल्यू ऑफ a आ गई। a की वैल्यू से क्या फायदा है, इसे यहां पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई। ये थोड़ी सी कटिंग, 24 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500y, ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे से पूछा था कि सेंटर से 18 मीटर दूर सपोर्ट वायर की लेंथ क्या होगी। तो 18 मीटर दूर ये जो डिस्टेंस है ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। तो बेटा मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेसिकली, ये 18 मीटर दूर, तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो तो 8 है, y कोऑर्डिनेट नहीं मालूम, तो मैं x को इस पे 8 पुट कर देता हूं। ठीक है, सो इफ वी पुट x इज इक्वल टू 8 हेयर, तो ये आ जाएगा 24 इंटू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500y। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 इंटू 24 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 4 था 96 एंड 24 इंटू 6 होता है 144, तो 153 आ जाएगा। 1536 इज इक्वल टू 2500y। ठीक है, तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, 1536 अपॉन 2500, तो 25 से ये पूरा डिवाइड तो हो जाएगा, 25 6 दा 150, देन 25 1 दा 25, देन आ रहा है आपका 110, पॉइंट भी लग जाएगा, तो 4 दा 100 एंड देन दोबारा 4 दा 100, तो 61.44 आ रहा है। 25 से डिवाइड करें तो अब नीचे 2 जीरो और एक्स्ट्रा है, तो डेसिमल और पीछे आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ रही है 0.6144। ठीक है, तो इसका y कोऑर्डिनेट पता चल गया, यानी कि ये जो लेंथ है ना, ये वाली इतनी सी, ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ जो है वो 0.6144 है, पर हमें तो पूरी सपोर्ट वायर चाहिए ना, तो ये इतना एक्स्ट्रा जो 6 मीटर है वो इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ सपोर्ट वायर 18 मीटर फ्रॉम मिडल इज, ये जो 0.6144 आ रहा है इसमें प्लस कर देंगे ये जो एक्स्ट्रा वाला 6 मीटर है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 6.6144 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आर्क है जो कि सेमी एलिप्स की फॉर्म में है। ठीक है, सेमी एलिप्स, इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। तो सेमी एलिप्स, देखिए बेटा पूरा जो एलिप्स होता है वो इस तरह का होता है, तो सेमी एलिप्स है, तो यानी कि ये नीचे वाला पोर्शन में हटा देता हूं,
ये सेमी एलिप्स हो गया। तो सेमी एलिप्स के बारे में आपको क्या मालूम है? आपको मालूम है कि 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। ऑलराइट, आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। एक एंड से 1.5 मीटर दूर जब आप आएंगे तो उस वक्त ये जो हाइट होगी ये कितनी होगी, ये पूछा आपसे। ऑलराइट, तो सेंटर ऑफ द इलिप्स ये होगा। ये सेंटर से मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पास कर देता हूं। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन आप जानते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सॉल्यूशन में, ठीक है। अब यहां पे ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी बेटा? ये टोटल 8 है तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी और बी की वैल्यू 2। ठीक है, तो ए है 4 एंड बी है 2, सो देयरफॉर इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। अब हमसे पूछा था कि ये एंड से 1.5 मीटर दूर हाइट कितनी होगी। बेटा एंड से निकालने की बजाय हम ये वाला डिस्टेंस बता सकते हैं। ये वाला डिस्टेंस 2.5 होगा, 2.5, क्योंकि टोटल 4 है। इधर से जो 1.5 मीटर है वो उधर से 2.5 मीटर होगा। तो बेसिकली हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 2.5 है, एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 है और वाई कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा हाइट ऑफ द आर्क कितनी है। तो मैं इसमें पुट कर दूंगा एक्स की प्लेस पे 2.5। ठीक है, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 बाई 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 4। अब ये 6.25 बाई 16 को उधर ले जाएंगे, वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 बाई 16। एलसीएम ले लेंगे तो 16 में से 6.25 माइनस करेंगे तो 9.75 बाई 16 आ जाएगा। 4 से ये कट जाएगा 4 पे। ठीक है, और मुझे अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 975 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 25 के टेबल से तो डेफिनेटली ये जाहिर है। तो 25 के टेबल पे ये 3 पे जाता है एंड देन 75 225 तो 9 पे जाता है। अब ये 39 तो इसके प्रॉपर फैक्टर तो बनेंगे नहीं, 3 इंटू 13 ही बनेंगे, रूट से बाहर तो नहीं आएगा। तो बेसिकली 9.75 का 25 बाहर आएगा। ठीक है, रूट में 13 बचेगा और ये डेसिमल रिमूव करने की वजह से 100 होगा। 100 रूट से बाहर आके 10 बनेगा और ये 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। भाई ये इसको थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, 5 के टेबल में 2 पे, 5 के टेबल में 5 पे, तो 5 रूट 13 बाय 4 मीटर्स ये लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द आर्क आ जाएगी फ्रॉम द डिस्टेंस 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन a rod of length 12 meter moves with its ends always touching the coordinate axis। तो एक रॉड कुछ इस तरह से है जो कि 12 मीटर लॉन्ग है और वो जब भी मूव करती है उसके दोनों एंड्स हमेशा एक्स एक्सिस को टच, दोनों एक्सिस को टच कर रहे होते हैं। तो ये अगर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये रॉड हमेशा इसी तरह ही मूव करेगी। जैसे ये रॉड है ये, तो ये मूव इसी तरह करेगी कि दोनों एक्सिस को टच करती रहे। जैसे ये थोड़ा सा आगे मैं मूव कर रहा हूं, ये देखिए अभी भी दोनों एक्सिस को टच कर रही है। फिर ये नीचे इस तरह से जाएगी, दोनों एक्सिस को टच करती रहेगी। फिर ये इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, तो इस तरह से मूव करती जाएगी जिससे दोनों एक्सिस को टच करके रहे। उन्होंने बोला एक ऐसा पॉइंट है ओ जो एक्स एक्सिस के कॉन्टैक्ट वाले एंड से 3 मीटर दूर है। ये जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर है। ठीक है, तो अब आपको बताना है जब ये रॉड मूव कर रही है तो ये जो पॉइंट ओ है, ओ का लोकस क्या होगा, यानी ओ जो है वो किस शेप में मूव करेगा। तो यानी आप क्या करेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट्स को एक्स और वाई मान लेना। अब एक्स और वाई की इक्वेशन बना के देखेंगे। अगर एक्स एंड वाई की इक्वेशन लाइन की फॉर्म में आई तो मुझे पता चल जाएगा कि ओ जो है वो लाइन में चल रहा है। अगर सर्कल की इक्वेशन बनी तो दैट मीन सर्कल की फॉर्म में वो मूव कर रहा है। तो हमें इक्वेशन देख के बाद में पहचानना पड़ेगा। तो अब ये मुझे किसी तरह एक्स और वाई के रिलेशन निकालने हैं। दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, पॉइंट को ओ दे रखा है, ओ आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट को चेंज भी कर सकते हो।
ठीक है, ओ की बजाय कुछ और भी मान सकते हो, इसको मैं चलो सी ले लेता हूं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ठीक है, ये पॉइंट डी हो जाएगा, ये पॉइंट ई हो जाएगा। सो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ बी एक्स कॉमा वाई। अब बेटा ये आपके पास ना दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए हैं, छोटा और एक बड़ा। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में एक चीज बिल्कुल सेम होगी, वो होगा ये वाला एंगल, ये एक्यूट एंगल, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये दोनों एंगल्स को कुछ लेट कर लेते हैं, बीओई एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो फिर डीएओ एंगल जो है डीएओ वो भी थीटा ही हो जाएगा। तो ये एंगल भी थीटा हो गया और ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, हम ये जानते हैं पूरी जो रॉड है उसकी लेंथ 12 है, अगर इतना पोर्शन 3 है तो बाकी का 9 हो जाएगा। ठीक है, ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई लिए हैं, तो दैट मींस ये जो ओ ई है, ओ ई ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगा, और ये जो ओडी है ये डिस्टेंस वाई हो जाएगा। तो मैं दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को एक एक करके लेने वाला हूं। इन ट्राइंगल ओ ई बी में हमें बेस मालूम है x और हाइपोटेन्यूज मालूम है 9, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा cos थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ डी ए। यहां परपेंडिकुलर है y और हाइपोटेन्यूज है 3, तो ये इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करना है जिससे थीटा रिमूव हो जाए। थीटा क्यों रिमूव करना है? बिकॉज हमें एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए। ठीक है ना, एक्स और वाई के रिलेशन से ही मुझे पता चल पाएगा कि ये जो पॉइंट ओ है इसका लोकस जो है वो क्या है, यानी ये किस डायरेक्शन में, किस शेप में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझे मालूम है साइन थीटा और कॉस थीटा का एक रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसी का मैं यूज करने वाला हूं। मैं करूंगा स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को स्क्वायरिंग भी करो और ऐड भी करो। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर। ये एलएचएस ऐड होगी। अब आरएचएस को भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरे का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो बन गया 1। अब आप ये इक्वेशन देख के पहचान सकते हो कि ये ऐसी इक्वेशन किसकी होती है। ये वही फॉर्म है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, विच इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स की इक्वेशन है। सो देयरफॉर जो पॉइंट ओ है जिसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स वाई माने थे, इट मूव्स अलोंग एन एलिप्स। तो ये एक एलिप्स की शेप में मूव करेगा, यानी कि ये इस तरह से मूव करेगा जो पॉइंट ओ है। ठीक है, क्योंकि रॉड इसी तरह से चलती रहेगी दोनों एक्सिस को टच करके, तो जो पॉइंट ओ है वो हमेशा इस एलिप्स की शेप में ही चलेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल जो कि एक पैराबोला के वर्टेक्स और उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा। ठीक है, तो ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y है। ये पैराबोला ऊपर वाली साइड पे ओपन होगा। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 है। ठीक है ना, लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास होगी, इसे कंपेयर कर लेंगे हम किससे, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वी गेट की जो 4a है वो 12 के इक्वल आएगा, जिससे कि a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यानी यहां पे जो फोकस वाला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 0,3 है, ये 3 के डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये है लेटेस्ट रेक्टम, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम हमेशा फोकस से ही पास होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर O है, ये A मान लो, ये B मान लो, तो इनके वर्टिसेस अब हमें निकालने पड़ेंगे। जो B का Y वर्टेक्स है, Y वाला कोऑर्डिनेट, वो हम जानते हैं 3 है, इसका Y कोऑर्डिनेट 3 है। A का भी Y कोऑर्डिनेट 3 है, क्योंकि दोनों का ये जो हाइट है वो 3 रहेगी, बट दोनों का जो X कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन में डाल के। ठीक है, सो पुट करेंगे y की प्लेस पे 3,
y, ये y कोऑर्डिनेट है ना, तो y की प्लेस पे अगर हम 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो वी सी दैट, सॉरी इक्वेशन ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, y की प्लेस पे 3 पुट करते हैं तो इससे x स्क्वायर आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट -6 है और एक कोऑर्डिनेट 6 है। अब हमें वर्टिसेस पता चल गए हैं। आप चाहो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला था, बट वी नो दैट कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, हाइट मुझे मालूम है 3 है, और ये जो बेस है, बेस ये 6 + 6 12 हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। इस केस में बेस हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12, और हाइट है ये 3, तो ये इससे कटिंग होगी 6 पे, सॉरी या 6 पे, और 6 3 18 स्क्वायर यूनिट्स, 18 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमने फाइंड कर लिया है एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन a man running a race course notes that the sum of the distances from the 2 flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag post is 8 meter. Find the equation of the path traced by the man. बेटा यहां पे क्या है, 2 फ्लैग पोस्ट है और एक मैन है जो रेस कोर्स पे दौड़ रहा है। ठीक है, और उसने फाइंड किया कि जैसे मान लो मैन यहां पे है, उस मैन की पोजीशन P पे है, कोऑर्डिनेट है x, y, उसने फाइंड किया कि ये जो दोनों फ्लैग पोस्ट हैं, इससे जो दोनों डिस्टेंसेस है उनका सम हमेशा 10 रहता है, सम हमेशा 10 रहता है उसका। तो अब आपको फाइंड करना है कि ये जो मैन जो है, जो रनिंग कर रहा है रेस कोर्स पे, ये किस पाथ पे दौड़ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है या सर्कुलर शेप है या कोई और शेप है, वही हमें फाइंड करना है। वैसे अगर आपको कोनिक सेक्शन की सभी शेप्स की डेफिनेशन याद हो जो मैंने वीडियोस में बताई थी, तो आपको याद आ जाएगा कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जिनका डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट हमेशा सेम रहता हो, जैसे कि यहां पे हमेशा 10 रह रहा है, तो वो एक्चुअल में एलिप्स होता है। तो यानी कि ये जो पर्सन है ये एक एलिप्टिकल पाथ में रन कर रहा होगा। बट खैर डेफिनेशन के बेसिस पे हमें इसका आंसर नहीं लिखना, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से शो करना है। ठीक है, तो वो कैसे शो करेंगे, ये जो दो डिस्टेंसेस हैं, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, उनको F1 F2 मान लेता हूं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। मैं एक काम करूंगा, इनके बिल्कुल ऊपर से x एक्सिस पास कर दूंगा और बिल्कुल सेंटर से y एक्सिस पास कर दूंगा। ठीक है, अब हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है F1 के कोऑर्डिनेट होंगे -4,0, क्योंकि ये टोटल 8 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4। F2 के कोऑर्डिनेट होंगे 4,0। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन ये है कि P जो पर्सन है उससे F1 और F2 का जो दोनों डिस्टेंसेस है उसका सम हमेशा 10 है। तो PF1 + PF2 इज इक्वल टू 10 है। अब मुझे इसकी हेल्प से x और y का रिलेशन निकालना होगा, और x और y का जो भी रिलेशन आएगा, जो भी इक्वेशन आएगी, उसे देख के हम बता देंगे कि ये कौन सी शेप है। ठीक है, सर्कल है, लाइन है, एलिप्स है, हाइपरबोला है या पैराबोला है। चलिए, तो PF1 मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा P और F1 में, x2 - x1, ये पहले से ही नेगेटिव है, तो x2 - x1 करने पे प्लस बन जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y -0 करने पे y ही आएगा, तो ये y² बन जाएगा। और अगले रूट में PF2 P और F2, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y -0 करने पे y ही आ जाएगा, इक्वल टू 10। अब मुझे स्क्वायर रूट हटाने हैं। अगर मैंने ऐसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा a² + b² + 2ab, तो वो जो 2ab वाली टर्म आएगी वो तो बहुत ही ज्यादा लंबी टर्म हो जाएगी और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टीडीएस हो जाएगी। तो वो अगर आप चाहते हैं ना हो तो एक टर्म को उधर ले जाए। इसको मैं ओपन कर देता हूं, a² + b² + 2ab + y², और ये रूट वाली टर्म उधर चली जाएगी माइनस में, पर अंदर ये होल स्क्वायर ओपन कर देता हूं, a² + b² - 2ab और आगे y² है। अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे इसका रूट तो बिल्कुल उसी वक्त कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आ गई।
और यहां लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे भी लग गई, तो यही क्यों नहीं लगा ली? क्योंकि यहां पे a और b दोनों ही बड़ी डिफिकल्ट टर्म्स थी, तो उनमें 2ab जब मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो दो रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई होके बहुत ज्यादा मुश्किल वाली टर्म बन जाती है एक स्क्वायर रूट में। तो अब तो एटलीस्ट एक ही टर्म है ना रूट में, तो वो हम मैनेज कर पाएंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, 2 इंटू ए यानी 20, और साथ में रूट में ये पूरा b आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी को आगे सिंप्लीफाई करना है। पहले देखिए अगर कुछ कटिंग हो सकती है, जैसे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, 16 से 16 कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। एनीथिंग एल्स? नो? ठीक है, अब आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड करने के लिए मैं ये ऊपर से ये इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास यहां पे है 8x और ये है माइनस 8x, तो ये माइनस 8x को इधर लाके प्लस 8x कर देंगे, तो जिससे कि ये 16x हो जाएगा, और साथ में ये जो 100 है इसे इधर लाके माइनस 100 कर देंगे। ऑलराइट, और सामने मेरे पास है माइनस 20 के साथ ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं। मैंने रूट वाली टर्म अकेली कर दी। क्यों अकेली करी? क्योंकि अब जब मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और रूट फिर बचेगा ही नहीं। यहां पे तो बच गया था बिकॉज देयर वर टू टर्म्स, तो वो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग के 2ab वाली टर्म में फिर से रूट आ गया। तो अब मैंने क्या किया, रूट वाली टर्म को छोड़ के बाकी दोनों टर्म्स अदर साइड ले गया। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बट उससे भी पहले मैं पूरी इक्वेशन को किसी से डिवाइड कर सकता हूं। 16, 100 और 20 ये तीनों के तीनों 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4x माइनस 25 और ये बनेगा -5 और रूट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहां a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी विच विल बी a स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 625 माइनस 2ab, a इंटू बी करने पे 100 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो 200 आ गया। अच्छा, अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तो बन जाएगा 25, -5 का स्क्वायर 25 और इन सबका रूट कट जाएगा। रूट कट गया और ये 25 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 25 विद एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा 25x स्क्वायर, 25 इंटू 16 ये बन जाएगा 400, 25 इंटू -8 ये बन जाएगा -200x and then 25 into y square will be 25y square। ठीक है, अब सारी टर्म्स सिंप्लीफाई करनी है, एक साइड पे ले जानी है। आप देख सकते हो 200x से 200x कट गया, इधर x स्क्वायर बड़ा है इधर छोटा है, तो ये उधर ले जाना चाहिए ताकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रह सके। तो 16x स्क्वायर को 25x स्क्वायर में से माइनस करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा। देन आपके पास y स्क्वायर वाली टर्म है 25y स्क्वायर, और ये 625, 400 इधर आगे 625 में से माइनस कर दो तो 225 आ गया। ये किसकी इक्वेशन है? इस तरह से तो हम जनरली कोई इक्वेशन देखते नहीं थे। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आए हों, अगर आप जानते हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों अगर हो तो इसका मतलब या तो वो सर्कल होता है या एलिप्स होता है या फिर वो हाइपरबोला होता है। ये हाइपरबोला हो नहीं सकता बिकॉज हाइपरबोला की इक्वेशन में बीच में माइनस का साइन होता है, तो ये हाइपरबोला तो नहीं है। तो बचे कौन? या तो सर्कल या एलिप्स। सर्कल और एलिप्स में क्या फर्क होता है? सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम होते हैं, यहां सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स ही है। तो यानी वो जो पर्सन है वो ऐसे इलिप्टिकल ऑर्डर में दौड़ रहा है। आपने वैसे अगर रेसिंग ट्रैक देखे हो, जो कि आई होप आपने पक्का देखे होंगे, तो रेसिंग ट्रैक ऐसे ओवल शेप में ही होते हैं। ठीक है, ओवल शेप में होते हैं, एलिप्स की शेप में। तो किसी भी पॉइंट में ये जो डिस्टेंसेस का सम है वो 10 रह रहा है, इस केस में ये दिया था। अब इसको प्रॉपर इलिप्स बना के दिखाना है तो 225 से डिवाइड कर दो, बिकॉज इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की इक्वेशन में सामने 1 होता है, तो 225 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ऑल दो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो इसको। तो अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ये 9 से 225 कटेगा 25 पे और 25 से कटेगा 9 पे। सो देयरफॉर द मैन
moves along an ellipse। तो जो मैन है जो रेसिंग ट्रैक पे रन कर रहा है वो एलिप्टिकल शेप में रन कर रहा है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो दैट मीन्स इस टाइप का होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है इस पैराबोला के अंदर। वो किस तरह से है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी ट्राइंगल का एक वर्टेक्स तो यहीं पे है। तो अब इसके हिसाब से जो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे वो कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, ये 0, ये a, ये b आप मान सकते हो। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ बतानी है। ओ ए, ओ बी या ए बी तीनों सेम ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये कैसे करना है, हम मान लेते हैं लेट साइड ऑफ द ट्राइंगल बी पी। तो हमने साइड को पी मान लिया, तो दैट मीन्स ये डिस्टेंस पी हो गया, ये डिस्टेंस भी पी हो गया, और ये पूरा डिस्टेंस भी पी हो गया। अगर ये पूरा डिस्टेंस पूरी साइड P है, तो अगर मैं इसको D मानता हूं या C मानता हूं, तो A से C तक का डिस्टेंस जो है वो P/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा P है। और ये हम जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ये है, तो ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगा 100%, तो ये P/2 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये वाली लेंथ निकाल लेनी है O से लेके C तक, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इन ट्राइंगल OCA, OC square plus AC square will be equal to OA square. OC we need to find out. AC is P/2 का स्क्वायर और OA is P square. तो OC कितना आएगा, ये P/2 का स्क्वायर उधर जाएगा, तो P का स्क्वायर P स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये बन गया। एलसीएम ले लूंगा, 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये बन जाएगा 3P स्क्वायर बाय 4, जिससे कि OC अगर रूट कर देंगे इस पूरे का रूट, तो रूट में 3 रहेगा, P बाहर आ जाएगा और नीचे 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने OC की लेंथ निकाल ली। अब फायदा क्या हो रहा है OC की लेंथ निकालने से, OC की लेंथ निकालने से मुझे ना A के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। ये पॉइंट जो A है इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएगा √3P/2, और इसका y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा विच इज P/2। अब मैं ये कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन में डाल पाऊंगा, जिससे कि मुझे P की वैल्यू पता चल जाएगी, और P की वैल्यू पता चल जाएगी दैट मीन्स हमें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल पता चल जाएगी। ठीक है, सो नाउ जो पॉइंट A है जिसके वर्टिसेस हैं √3P/2, P/2, इट लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, तो आप पुट कर दो, y की जगह पे ये डालेंगे तो P/2 का स्क्वायर, तो P²/4 इज इक्वल टू 4a इंटू x की वैल्यू आ गई √3P/2। ठीक है, अब जो भी सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो वो कर दो। आप इसको इससे काट देंगे तो 2 पे कटेगा, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P² की वैल्यू आ जाएगी 8√3AP। ठीक है, आप P से P काट दो, क्योंकि अगर आप नहीं काटते तो P एक साइड पे लेके आके कॉमन निकालते तो P की वैल्यू 0 आनी थी उससे, तो 0 वैल्यू वैसे भी हो नहीं सकती राइट एंगल ट्राइंगल की साइड की। तो इसका मतलब यही इसका आंसर है, साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 8√3a। ठीक है, वेयर a इज एक्चुअली द फोकल लेंथ। ऑलराइट, सो देयरफॉर साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 8√3a यूनिट्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज भी पूरी कंप्लीट कर ली है चैप्टर कोनिक सेक्शन की। चैप्टर कोनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।